गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। देखिए, हम बात कर रहे थे किसकी, जो हमारा चैप्टर था रेस्पिरेशन, उसकी हम बात कर रहे थे। चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम था रेस्पिरेशन। ठीक है, श्वसन की हम लोग बात कर रहे थे। श्वसन में अगर हम बात कर रहे थे तो श्वसन के अंदर सबसे पहले हमने इसकी परिभाषा वगैरह कर लिया था। ऑक्सी श्वसन की हम जो मेथड्स है वो पढ़ रहे थे, तो आज हम उसी के आगे बात करने वाले हैं। 1 नंबर चक्कर हमने जो था वो पढ़ लिया था, ग्लाइकोलाइसिस। कौन सा चक्कर पढ़ लिया था? ग्लाइकोलाइसिस जो था वो हमने पढ़ लिया था, जिसकी पूर्ण विस्तार से हमने बात की थी। अब जो 2 नंबर हमारा रहेगा उसकी बात हम करने वाले हैं। वो 2 नंबर जो है वो है क्रेब्स चक्कर। क्या नाम है? 2 नंबर चक्कर की अगर हम बात करें तो उसका नाम है क्रेब्स चक्कर। देखिए, क्रेब्स चक्कर के बहुत सारे नाम हैं। क्रेब्स चक्कर को सीट्री कमल चक्कर भी कहते हैं, इसको TCA भी कहते हैं, TCA साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिलिक चक्कर भी इसको कहा जाता है। इस प्रकार से 1 2 3 4 नाम इसके दिए गए हैं। कितने नाम दिए गए? 4 नाम इसके जो हैं वो दिए गए हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं कि ये नाम क्यों दिए गए हैं। 4 नाम, केब्रस चक्कर भी इसको बोला जाता है, इसके अलावा सीट्री कमल चक्कर भी इसको बोला जाता है, इसके अलावा अगर हम बात करें TCA चक्कर भी इसको बोला जाता है, त्रिकार्बोक्सिलिक अम्ल भी इसको बोला जाता है। तो इसका रीज़न क्या है? तो देखिए, सबसे पहले बात करते जाएंगे इन सब की, मैं आपको बताऊंगा क्यों कहते हैं इसको। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। कहाँ संपन्न होता है? ये जो हमने साइट पढ़ी थी, ठीक है, साइट ऑफ रेस्पिरेशंस, तो उसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये संपन्न होता है। इसके साथ ही आपको बता देता हूँ, इसकी जो खोज है वो ब्रिटिश जैवरासायनी जो शास्त्री थे उनका नाम था सर H.A. क्रेब्स। क्या नाम था? सर H.A. क्रेब्स। इन्होंने 1937 के अंदर इसकी खोज की थी। कब खोज की थी? 1937 के अंदर इसकी खोज की थी। अब आपको मैं बता देता हूँ, खोज की बात हमने कर ली, खोज इसकी की थी वो तो ठीक है। अब क्रेब्स ने खोज की थी, तो क्रेब्स के नाम, क्रेब्स को सम्मान देने के लिए ही ये इसका नाम क्या रखा गया? क्रेब्स चक्कर रखा गया। इस कार्य के लिए क्रेब्स को नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया। किससे? नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया। कब? 1953 के अंदर, 1953 के अंदर उन्हें जो है नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। ये तो हो गया क्रेब्स चक्कर, इसको बोलते हैं। अब इसको सीट्री कमल क्यों कहा जाता है? सीट्री कमल चक्कर क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्रेब्स चक्कर का जो प्रथम उत्पाद होता है, क्रेब्स चक्कर का जो प्रथम उत्पाद होता है वो क्या होता है? सीट्री कमल होता है। क्या होता है? सीट्री कमल होता है। ठीक है, सीट्री कमल होता है। अब इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक जो चक्कर है वो क्यों कहा जाता है? तो ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्कर बोल सकते हो। अम्ल चक्कर इसको क्यों कहा जाता है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड अर्थात त्रिकार्बोक्सिलिक चक्कर, इसको अम्ल चक्कर इसको क्यों कहा जाता है उसकी बात करते हैं। तो वो देखिए क्यों कहा जाता है। क्योंकि जो सीट्रिक अम्ल होता है ना, इसका सूत्र होता है CH2 COOH CH2 COOH ये होता है। इसके अंदर हमें 3 जो हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के ग्रुप मिलते हैं, अम्लीय ग्रुप मिलते हैं। कितने? 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल के ग्रुप मिलते हैं। कौन कौन से? देखिए, एक तो COOH ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। 1 2 और 3 ग्रुप जो है हमें मिलते हैं। किसके? कार्बोक्सिलिक अम्ल के। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? त्रिकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्कर भी इसको कहा जाता है। तो ये तीनों बातें हमने कर ली। कौन कौन सी?
एक तो क्रेब्स चक्कर इसको क्यों बोला जाता है, दूसरा ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल इसको क्यों कहा जाता है, इसके अलावा TCA आपको बता ही दिया, और एक सिट्रिक अम्ल। ठीक है, तो चारों नाम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं तो क्रेब्स चक्कर के प्रारंभ में कि इसमें होता क्या है। क्रेब्स चक्कर जब स्टार्ट होगा उसके स्टार्टिंग में क्या होता है, दो कार्बन युक्त जो एसिटिल कोएंजाइम ए जो है वो अपने एसिटिल समूह के दोनों कार्बन परमाणु, जो ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल होता है, कौन होता है, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल जो होता है उसको स्थानांतरित कर देता है। उस अम्ल को क्या कर देता है, स्थानांतरित कर देता है, अम्ल को स्थानांतरित कर देता है, जिससे 6 कार्बन परमाणु युक्त, जिससे क्या होगा, 6 कार्बन परमाणु युक्त सिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 कार्बन परमाणु युक्त सिट्रिक अम्ल का जो है वो निर्माण होता है। ये कब होगी प्रक्रिया, प्रारंभ के अंदर होती है। कब होती है, प्रारंभ के अंदर होती है। इसके बाद में देखिए हम आगे बात करते हैं कि जो इसका जो मेथड रहेगा कि क्रेब्स चक्कर के अंदर जो अभिक्रियाएं हैं वो कौन कौन सी होंगी, वो अभिक्रियाएं कितनी हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 10 अभिक्रियाएं हैं। 10 की 10 अभिक्रियाएं हमें शानदार तरीके से समझनी है कि कौन सी अभिक्रिया में क्या होगा। आपको कंटिन्यू से याद रखना है इनको 10 की 10 में। जैसे पहली में अगर A बना तो दूसरी में A से B बना, B से C, C से D, E, F, G, H, ऐसे चलता जाएगा। तो क्रम से आपको याद रखना है। सबसे पहले इसमें जो हम बात करेंगे उसकी सिट्रिक अम्ल की बात करेंगे, सिट्रिक अम्ल का निर्माण, क्योंकि प्रथम उत्पाद इसके अंदर कौन होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। इसके बाद में देखिए सिट्रिक अम्ल की अगर हम बात करें, इसके चक्कर की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा वो देखिए। सबसे पहले इसके अंदर सिट्रिक अम्ल का निर्माण होगा, सिट्रिक अम्ल का निर्माण, सिट्रिक अम्ल का निर्माण। सिट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे होगा, सिट्रिक अम्ल का जो निर्माण है वो एसिटिल कोएंजाइम जो है, कोएंजाइम होता है, वो ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल से मिलेगा। किससे बनेगा, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल से मिलेगा। किससे बनेगा, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल से मिलेगा। और ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल मिलकर क्या करेगा, इसमें जो है वो सिट्रिक अम्ल का निर्माण करेगा। किस एंजाइम की उपस्थिति में, एंजाइम आपको और बता देता हूँ, वो है संघनकारी एंजाइम साइट्रेट सिंथेज। और इसमें जो H2 है वो जुड़ेगी, जिससे 6 कार्बन युक्त सिट्रिक अम्ल बनेगा और साथ में कोएंजाइम A का निर्माण होगा, कोएंजाइम A का निर्माण होगा और क्या बनेगी, सिट्रिक अम्ल बनेगा। इसी प्रकार सिट्रिक अम्ल से आगे आपको बता देता हूँ, सिट्रिक अम्ल से आगे सिस एकोनिटिक का निर्माण होगा। सिस एकोनिटिक से आगे आइसोसिट्रिक अम्ल का निर्माण होगा। आइसोसिट्रिक अम्ल के आगे अगर हम बात करें तो आइसोसिट्रिक अम्ल के आगे फिर ऑक्जेलो सक्सनिक अम्ल का निर्माण होगा। ऑक्जेलो सक्सनिक अम्ल के बाद अगर हम बात करें तो एल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल का निर्माण होगा। एल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल के बाद में सक्सनिल कोएंजाइम A का निर्माण होगा। इसके बाद में जो सक्सनिक अम्ल है उसका निर्माण होगा। सक्सनिक अम्ल के बाद में फ्यूमेरिक अम्ल का निर्माण होगा। फ्यूमेरिक अम्ल के बाद में मेलिक अम्ल का निर्माण होगा और मेलिक अम्ल से वापस ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल का निर्माण जो है वो हो जाता है। इससे फिर वापस सिट्रिक अम्ल है वो बनता जाता है। इस प्रकार जो क्रेब्स चक्कर है वो चलता रहता है। लेकिन हम इसके चक्कर की बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से एंजाइम जो हैं वो काम आते हैं, उन सब की हम लोग बातें करते हैं। तो मैं आपको समझा देता हूँ किस प्रकार से ये जो है काम आते हैं। तो आप लोग देखिए एक बार, इस पेज पे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो पाइरुविक अम्ल होता है, कौन सा अम्ल होता है, पाइरुविक जो अम्ल होता है, पाइरुविक जो अम्ल है, पाइरुविक अम्ल जो होता है ये क्या करेगा, एसिटिल कोएंजाइम A, एसिटिल कोएंजाइम A जो है वो ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल के साथ मिलेगा। किसके साथ, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल के साथ मिलेगा।
और ये मिलकर क्या करते हैं, सिट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। 6 कार्बन परमाणु युक्त सिट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ध्यान देना, मैं पूरा आपको जो चक्कर है वो समझा देता हूँ। 6 कार्बन परमाणु जो हैं वो बनते हैं, 6 कार्बन परमाणु युक्त सिट्रिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। इसके बाद क्या होगा, ये सिट्रिक अम्ल जो है ये जल के साथ मिलकर एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में, ये एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करेगा, सिस एकोनिटिक अम्ल का निर्माण करेगा। किसका, सिस एकोनिटिक अम्ल का निर्माण करेगा। वो भी 6 कार्बन परमाणु युक्त होता है। कितने परमाणु युक्त होता है, 6 कार्बन परमाणु युक्त होता है। इसके बाद आपको बताता हूँ आगे चलकर, ये जल को मुक्त करके एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में ही, एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में ही एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में ही ये क्या करता है, आइसोसिट्रिक अम्ल 6 कार्बन परमाणु युक्त है, इसका निर्माण करता है। ये आगे चलकर आइसोसिट्रिक अम्ल है, ये आगे चलकर आइसोसिट्रिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में और साथ में NAD के रूप में ये ओक्जेलो सक्सनिक अम्ल का निर्माण करता है। वो भी 6 कार्बन परमाणु युक्त होते हैं। ओक्जेलो सक्सनिक अम्ल क्या करते हैं, कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करते हैं, ये बनाते हैं अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, ये अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल है, ये आगे चलकर अल्फा कीटोग्लूटेरिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, आगे बनाते हैं सक्सनिल। ठीक है, को एंजाइम ये बनाते हैं जो 4 कार्बन परमाणु युक्त होता है। ये आगे चलकर सक्सनिक थायोकाइनेज के एंजाइम की उपस्थिति में, थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करते हैं, सक्सनिक अम्ल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, सक्सनिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जो 4 कार्बन परमाणु युक्त होता है। कितने परमाणु युक्त होता है, 4 कार्बन परमाणु युक्त होता है। अब ये सक्सनिक अम्ल 4 कार्बन परमाणु युक्त होता है, ये क्या करता है, सक्सनिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्यूमेरिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, फ्यूमेरिक अम्ल बनाता है। ये फ्यूमेरिक अम्ल 4 कार्बन परमाणु युक्त होता है, जो फ्यूमरेज एंजाइम की उपस्थिति में मेलिक अम्ल का निर्माण करता है। किसका, मेलिक अम्ल का, जो 4 कार्बन परमाणु युक्त होता है। और ये मेलिक अम्ल जो है, ये मेलिक डीहाइड्रोजिनेज के एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी, मेलिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ओक्जेलो एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है, जो 4 कार्बन परमाणु युक्त होता है। इस प्रकार से ये पूरा जो है चलता रहता है, फिर वापस सिट्रिक अम्ल ये जो है बनता रहता है। इसे क्या बोला जाता है, क्रेब्स चक्कर या सिट्रिक अम्ल चक्कर या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसको बोला जाता है। इसमें कुल शुद्ध 16 ATP अणुओं का निर्माण जो है वो होता है। कितने ATP अणु बनते हैं ऑक्सीसोशन के अंदर, कुल कितने 36 ATP अणु। इसके अंदर अगर हम बात करें तो ATP के 15, ATP कुंड कितना होगा, 15 होगा। जो आपको बता देता हूँ, 3 तो अल्फा ग्लूटेरिक अम्ल से, और एक बात करें तो सक्सनिक थायोकाइनेज वाले से। ठीक है, यहाँ से 3 यहाँ से, इसके बाद में 2 यहाँ से, 3 1 2 5 और 6 हो गए। इसके बाद में 3 यहाँ से, 6 3 3 यहाँ से, 3 यहाँ से आएंगे, चाहे 12 हो गए, और 12 के बाद में
3 यहाँ से आते हैं। टोटल 15 एटीपी अणुओं का जो है वो कुंड बनता है। तो इस प्रकार हमने आज क्रेब्स चक्र की बात की। क्रेब्स चक्र के आगे की अगर हम बात करें तो ये क्रिया होने के बाद में क्रेब्स चक्र में क्या होता है, जो फिर ये पुनः ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल जो होता है, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल जो होता है, अम्ल जो होता है, ये पुनः जो है पुनः एसिटिल को एंजाइम ए ग्रहण करके सिट्रिक अम्ल में बदल जाता है और इस प्रकार ये चक्र जो है पुनः शुरू हो जाता है। इस प्रकार क्रेब्स चक्र में पाइरुविक अम्ल के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से CO2 के 3 अणु बनते हैं और ग्लूकोज में एक अणु से पाइरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्रेब्स चक्र की हमने बात की। अगर हम इसके आगे महत्व की बात करते हैं तो क्रेब्स चक्र के महत्व की बात हम लोग और कर लेते हैं, क्या होते हैं, बाद में हमारा क्रेब्स चक्र पूरा हो जाएगा। क्रेब्स चक्र में एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है। किसके अणुओं का निर्माण होता है? एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, जिससे विभिन्न कार्यों के लिए क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। 1 नंबर तो ये हो गया। 2 नंबर बात करें, इस चक्र में कई ऐसे मध्यवर्ती यौगिक बनते हैं जो अन्य जैव अणुओं के संश्लेषण में उपयोग आते हैं। ठीक है ना, मध्यवर्ती यौगिक बनते हैं तो अन्य यौगिकों के संश्लेषण में काम में आते हैं। जैसे सक्सिनिल को एंजाइम ये है, ये पर्णहरित सक्सिनिल जो को एंजाइम ए है, ये पर्णहरित के संश्लेषण के लिए प्रारंभिक अणु है। ऐसे ये अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल है, ये पाइरुविक अम्ल व ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में अमीनो अम्लों का निर्माण होता है। तो ये कुछ महत्व थे, इतना बात की हमने। इसके बाद में कल इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र की बात करेंगे और आगे फिर एटीपी संश्लेषण का रसायन प्रासंगिक सिद्धांत की बात करेंगे।